गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन रेखिक संवेग तथा रेखिक संवेग संरक्षण के नियम के बारे में बात करेंगे, यानी कि लीनियर मोमेंटम एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो किसी पिंड के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को पिंड का रेखिक संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है, अब ये ध्यान रखिएगा इसमें, है ना। तो किसी पिंड का वेग की तथा इसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा में होती है, यानी कि जिस दिशा में पिंड गति कर रहा है उसी दिशा में ये कार्य करेगा। जैसे ही दिशा की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी रह जाती है और कैलकुलेशन थोड़ी सी समझ के करने की हो जाती है। रेखिक संवेग को अपन E के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आगे भी ध्यान रखिएगा इस बात को। मान लीजिए किसी पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है और उसका वेग स्मॉल v है, तो उसका रेखिक संवेग बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से P इज इक्वल टू mv। रेखिक संवेग जिस तरह से प्रेक्षक के निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, उसी तरह से संवेग भी प्रेक्षक के निर्देश तंत्र के ऊपर निर्भर करता है। अब यदि मान लीजिए बहुकणीय तंत्र है, इस तंत्र में द्रव्यमान m1 m2 और m3 है, जिनके वेग क्रमशः v1 v2 और v3 आदि हैं। तो तंत्र का कुल संवेग कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn, यदि सिस्टम के अंदर n पार्टिकल्स हो तो अपन ने हर एक कण का द्रव्यमान डिफाइन कर दिया, हर एक कण का वेग भी डिफाइन कर दिया और सबका संवेग निकाल लिया अलग अलग, और सबको जोड़ देंगे तो आपको टोटल मोमेंटम आ जाएगा सिस्टम का। तो P इज इक्वल टू अपन क्या ले सकते हैं? P इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अप टू mn/vn। या अपन ये भी लिख सकते हैं, अपन ने पहले टर्न पे ही किया था, द्रव्यमान केंद्र पढ़ा था, उसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करे थे, उस हिसाब से अपन क्या ले सकते हैं? P इज इक्वल टू m इंटू वी सी एम। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब द्रव्यमान केंद्र पे पहुंच गए अपन, जहां पर m तंत्र के कणों का कुल द्रव्यमान है, जितने भी कण हैं जिनसे वो तंत्र बना है उन सबका द्रव्यमान है, तथा VCM तंत्र के द्रव्यमान केंद्र का वेग है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। अतः इक्वेशन नंबर 2 से अपन कह सकते हैं कि बहुकणीय तंत्र का कुल रेखिक संवेग तंत्र के कुल द्रव्यमान तथा उसके द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अब मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 को अपन एक बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अपन कह सकते हैं डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम डी वी सी एम अपॉन डी टी, और डी वी सी एम अपॉन डी टी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अपन क्या लिख सकते हैं? डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम इंटू सी एम। एम इंटू ए सी एम इक्वल क्या है? एफ एक्सटर्नल, जो कि तंत्र पर लगने वाला कुल बाह्य बल है। तो डीपी अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डीपी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल या एफ बाह्य बल, ऐसे लिखने का तरीका होता है। अब मान लीजिए किसी बहुकणीय तंत्र के संवेग में परिवर्तन की दर पर लगने वाले परिणामी बाह्य बल के बराबर होती है। यदि बाह्य बल शून्य हो, मतलब सिस्टम के ऊपर कोई भी अपन एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, तो अपन क्या लिख सकते हैं? एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0। यदि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 को अपन इक्वेशन नंबर 4 में रख दें तो डीपी अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। इसको यदि इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? P इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 है, इसलिए डीपी अपॉन डी टी का इंटीग्रल एक कांस्टेंट टर्म होगी। या अपन इसको इस तरह से ले सकते हैं कि P1 P2 प्लस P3 अप टू Pn इक्वल्स टू कांस्टेंट, या m इंटू वी सी एम इज इक्वल टू P इज इक्वल टू कांस्टेंट होएगा। या अपन ये भी सकते हैं कि VCM इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि द्रव्यमान तो स्थिर ही रहता है।
इसलिए VCM को भी कांस्टेंट ही रहना चाहिए। तो अतः जब किसी कण तंत्र पर लगने वाले बाह्य बलों का परिणामी मान शून्य होता है तो तंत्र का कुल रैखिक संवेग नियत रहता है। या किसी विलगित तंत्र का द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से गति करता हुआ नजर आएगा। इसे ही अपन क्या कहते हैं, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 को यदि कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं px1 plus px2 plus px3 up to pxn equals to constant, py1 plus py2 py3 and so on equals to constant। इसी तरह से pz1 plus pz2 plus pz3 up to pzn equals to constant। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6 है। तो समीकरण 6 से हम कह सकते हैं कि गति के दौरान कुल रैखिक संवेग के घटक px, py, pz भी अलग अलग कांस्टेंट होते हैं। तो रैखिक संवेग संरक्षण का नियम प्रकृति का एक मूलभूत नियम है। इसका अपवाद अब नहीं पाया गया और यह न्यूटन गति के नियमों पर आधारित है। तो अभी तक अपन जितना कर रहे थे ये तो इस पार्ट था। अब इसके आगे जो आएगा अपन सारी कैलकुलेशन सेंटर ऑफ मास वगैरह इसमें करेंगे तो थोड़ी समझने की ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो आप साथ साथ अपने हाथ से डिराइव करिए इन सबको, तो जिससे आपको इसमें आसानी रहेगी। आपने 2-3 दिन का गैप दिया तो फिर इसमें समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। बस आज के लिए इतना ही, इसके आगे अपन नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। थैंक यू।